मनीष, वर्डेंट का बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि अभी तक तो हमने आप किस तरह से काम करते हैं, आपकी टीम कैसे काम करती है, किसान किस तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी बारीकी से आपने हमको समझाया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमें अपना बिजनेस मॉडल भी बताएं कि किस तरह से रन करता है ये। जी, तो देखिए वर्डेंट जो है हमने 3 सेगमेंट लिए हैं, कैटल कॉमर्स, क्रेडिट और केयर। केयर से शुरुआत हुई, एनिमल आईसीयू, मेरे पशु डेथ हुई, मुझे लगा कि हेल्थ केयर में, एनिमल हेल्थ केयर में कुछ किया जा सकता है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि वन हेल्थ फ्रेमवर्क कुछ है जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज़ बनने वाला है। और मेरा ये विचार जो है सत्य साबित हुआ, क्योंकि जेनेटिक आउटब्रेक्स हो रहे थे, कोरोना हुआ ही है, और उसके बाद लंपी स्किन डिजीज़ का जो इन्फेक्शन हुआ उसने इस चीज़ को सच साबित किया। तो पहला तो वहाँ से शुरुआत हुआ। तो हमने पहला जो सर्विस देते हैं या हमारे कार्ड में सिंपल मोटो है केयर का कि हम लोग एनिमल आईसीयू या ट्रीटमेंट या टेलीमेडिसिन सर्विस एट द डोर स्टेप किसान को मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए, इमरजेंसी में मिल जाए, क्योंकि ह्यूमन को ही अभी इमरजेंसी सॉल्यूशंस और सुविधाएं देने पर काम नहीं हो। तो पहला हमारा ये था। सेकंड, हमने काम किया क्रेडिट पे, यानी जब किसान पशु खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है और उसकी जो सिक्योरिटी है, अगर डेथ हो जाती है तो उसको क्रेडिट लिंकेज जो है वो मिले। अब ये फसल में काफ़ी समय से हो रहा था, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 50 तरह की योजनाएं हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्टर था, संस्थानक रूप से इसको मजबूत बना दिया गया। लेकिन पशुधन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अनसिक्योर फंडिंग मानी जाती थी। तो ये सर, तो इसको हम लोग ने चैनलाइज करना शुरू किया कि भारत में जो रेगुलर स्कीम से अलग हटके कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैटल कॉमर्स। हर दिन भारत में लगभग 3 करोड़ 70 लाख से लेकर 4 करोड़ लाइव स्टॉक की खरीद और फरोख्त होती है। 4 करोड़ लाइव स्टॉक आप सोचिए कि अगर रोजाना आप खरीद और बेच रहे हैं तो कितना बड़ा नंबर होगा। और भारत पशु आबादी के बारे में भी नंबर 1 है। हम सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन में नंबर 1 नहीं है, 300 मिलियन, अगर आप इस बार का एनिमल सेंसस देखें, लाइव स्टॉक सेंसस देखें, तो हम लोग नंबर 1 है पशुओं की जनगणना के मामले में, नंबर्स के मामले में। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है बिल्ड होती है और उसके गिर्द जो है बिजनेस बनाया जा सकता है। तो ये 3 सेगमेंट पे हमने काम करना शुरू किया। अब होता है मॉडल कि बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो हम लोग B2C सेगमेंट में अपने आप को गिनते हैं। हम डायरेक्ट फार्मर को सर्विस देने में ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं को देते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज कस्टमर्स, यानी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यूनियंस हैं, मिल्क यूनियन है, ये लोग भी हमारी सर्विसेज लेते हैं। लेकिन डेयरी इकोसिस्टम जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर कोई भी संस्थान के साथ आप टाई अप भी करते हैं तो भी आपको एंड यूजर जो है वो आपका किसान ही रहता है। तो हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर पर ये काम करते हैं। तो हमारा जो सोर्स है वो बिजनेस जो है वो इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। शुरू हमने केयर से किया और अब कैटल कॉमर्स और क्रेडिट में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में भी हम लोग भारत का पहला पशुधन बैंक बनाने पर भी काम कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह से बना पाए तो हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बनाना चाहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक रहता है और हमारे पास अच्छा रेवेन्यू रहते हैं तो हम लोग अपना क्रेडिट वर्टिकल जो है पूरी तरह से सेपरेटली इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो इस पर हमारा काम अभी जारी है। हमने टैक्स तो बनाने शुरू कर दिए हैं, को ब्रांडिंग में लैंडिंग और ये सब भी चीज़ें हमने शुरू कर रखी हैं। एक जो MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है अलग से, उसको भी हमने लिया हुआ है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक भारत का एक लार्जर स्केल का किसान बैंक या पशुधन बैंक, इस तरह का कोई बैंक एग्जिस्टेंस में जो स्पेशली किसानों की नीड को देख के, प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग को देख के, SHG, वीमेन, किसान, पशुधन, उस सेगमेंट में काम करे। पेमेंट बैंक हमने देखा, पेमेंट सॉल्यूशंस, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन एक समय में बहुत बड़ी डिमांड थी, नीड थी। आज इस तरह की एक नीड है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट फंडिंग का क्या तैयारी है और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है इस साल में जो रेज करने को, 10 मिलियन का लक्ष्य रखा है डेट एंड इक्विटी के माध्यम से, और 5 मिलियन इक्विटी में है, 5 मिलियन डेट फंडिंग में है। लगभग मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अब ड्यू डिलिजेंस वगैरह स्टार्ट हो गया है, इन्वेस्टर से कनेक्ट भी हुआ है, और उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म पे जब हम होंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होगा। तो इस तरह का है। वैल्यूएशन भी हमने रिवाइज्ड किया है, और जो वैल्यूएशन पे हम लोग पहले 300 करोड़ का लास्ट ईयर का वैल्यूएशन था, वो बढ़ के अभी हमारा बिफोर लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, वो अभी हम इस साल लगभग 600 करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन देख रहे हैं। पर वो तो एंड ऑफ द डे जो डील साइन होगी या ऑन द टेबल जो चीज़ें होंगी उस पर डिसाइड होगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं। रेवेन्यू हम पैट पॉजिटिव हैं, प्रॉफिटेबल हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा मार्केट हमारे लिए बन रहा है। 10 मिलियन बोला आपने, 10 मिलियन USD कम नहीं है नंबर? क्योंकि आप तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि
क्या होगा, पिच क्या होगा आपका, क्योंकि आपको टीम भी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, दूसरे राज्यों में भी आपको फैलना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए तो नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर मैम जैसे मैंने बताया ना कि हम अपने स्टार्टअप को बहुत अच्छा मानते हैं, सब चीज़ें हैं, पर हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। पैसा जितना आप ऑप्टिमली खर्च कर पाएँ, क्योंकि हम लोग हमेशा लीन स्टार्टअप की थियरी में रहे हैं। हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंस टीम, जहाँ 10 लोग की ज़रूरत है वहाँ 10 लोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 लोग से आप 15 लोग सिर्फ इसलिए दिखाएं कि भाई मेरा लेविश ऑफिस हो या फिर खर्चा ज़्यादा हो, उसका नहीं। तो मुझे लगता है कि 10 मिलियन में मैं, और ये 10 मिलियन में भी हम इन्वेस्टर्स जो हमारा बात हुआ वो फेज वाइज हम लोग ले रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैम कि 10 मिलियन से हम 2000 करोड़ का इंडस्ट्री पहले 2 साल में बना देंगे। सो दैट इज द आइडिया बेसिकली, क्योंकि हमारे लिए 100 कस्टमर मतलब 400 करोड़ रुपए है। 100 कस्टमर, हम ऑलरेडी 25,000 कस्टमर को ऑनबोर्ड कर चुके हैं, 2700 कस्टमर को लैंडिंग करवा चुके हैं। तो हमारे लिए 2-5 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना आपको कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस हमारे पास एक रिजर्व फंड हो। और जितना भी हमारे पास रिजर्व फंड है, उसके अलावा बिजनेस सीक्रेट की बात करूं या ट्रेड सीक्रेट ही एक तरह का, हमें ये पता है कि इस बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनना कैसे है, उसमें किस तरह से हम लोग स्कीम का कन्वर्जेंस करेंगे, किस तरह से हम लोग अदर मतलब पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, किस तरह से हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने वर्डेंट यहाँ है, लेकिन इसके साथ हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क खड़ा किया है। इससे क्या हमारी कॉस्ट कम हो गई है। हमें एफपीओ बनाना है, हमें मेंबर्स जोड़ने हैं, तो हमारे पास एफपीओज हैं। हमें रिमोट एरिया में काम करना, वहाँ हमारे वीएलईज हैं। हमें फार्म्स खोलना है तो हमें रेंट देने की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि आप इस स्कीम में फार्म बनाइए, हम आपकी टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे और लास्ट तक इंस्टॉल करके देंगे। अब पशु खरीदे किसान या बेचे किसान, क्योंकि हमारा यूजर दोनों तरह से होता है। वो एक बार हमसे पशु खरीदता तो हो सकता है उस पशु को वापस भी बेचता है। अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारा बायर ही हमारा सेलर भी है, सेलर भी हमारा बायर है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैम, कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू लेने के लिए हमें इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 40 करोड़ रुपया चाहिए, उसमें हम ये बिजनेस आराम से बना देंगे, बहुत आराम से। मतलब जिसको कहते हैं कि बिना भागदौड़ के, सिर्फ सिंगल क्लिक पे 6 लाख किसान ये जो है ये इन वेटिंग है मैम। तो डेफिनेटली ये बहुत आसान है और बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। तो हमें बस इनिशियली एक अर्ली बिलीवर और पेशेंट कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, और जो कि अभी बात चल रही है, तो डेफिनेटली हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है जब नेक्स्ट कभी आने वाले वर्षों में कभी आप इंटरव्यू करें तो आप देख सकें कि हाँ, ये पहली बार इंटरव्यू हुआ था और अब उस लेवल पे हैं। तो वो है। नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि जो इन्वेस्टर्स अगर इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी जरूर आगे आए, क्योंकि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारे आसपास का जो किसान भाई जो हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कहने को तो हम कृषि प्रधान देश है ना, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो ही एक आबादी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रही है। तो अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत चैलेंजिंग भी है। तो फंडिंग की तो ज़रूरत मेरे ख्याल से हाँ ऑब्वियसली पड़ेगी, फंडिंग अच्छी मिले और टाइमली मिल जाए तो काम उस हिसाब से आगे बढ़ सकता है। मनीष, समाज और देश से आप किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? माइंडसेट मैम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, आप सोचिए कि आईआईटी का कोई बच्चा, आईएम का बच्चा, स्टैनफोर्ड का, हार्वर्ड का बच्चा चाय की दुकान खोल लेता है तो उसको ओवरनाइट सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। बिल्कुल। मेरे पास मेरे बच्चे के डायपर खरीदने के पैसे नहीं थे, मतलब एक दौर हमने देखा है फेलियर हुए। किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, लोगों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा जो माइंडसेट है भारत का, हिंदुस्तान का, वो माइंडसेट है सिक्योर माइंडसेट के लोग हैं हम लोग। हम देखते हैं कि 4% मिले सेफ मिले, रिस्क लेने वाले को हम इज्जत नहीं करते हैं। आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़िए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़िए, हम लोगों ने हमेशा सोचा है कि हम प्रिजर्वेटिव होकर या डिफेंसिव मोड में हम हमेशा रहते हैं। तो जो लोग अग्रेसिव हैं, जो लोग हमें अच्छा नहीं माना जाता। आप देखिए कि तेजड़ियों को अच्छा नहीं माना गया, बुलंदी से तेज काम करने वालों को बहुत ज़्यादा वो देखा जाता है। आप अग्रेसिव स्टेटमेंट मतलब अग्रेसिवली प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको बहुत रिस्की मतलब उस जोन में घसीटा जाता है। तो हमारा जो सिक्योर माइंडसेट है उससे बाहर आने की जरूरत है। दूसरी बात, जो गांव देहात की कहानियां हैं, जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों की कहानियां हैं,
उन लोगों को भी हम सेलिब्रेट करना चाहिए। पहला तो यही एक सपोर्ट जो है, कम से कम ठीक है आप उसकी मदद मत करिए, पैसा मत दीजिए, पर कम से कम आप उसको इतना डिमोटिवेट तो मत करिए। आप एक बार पीठ थपथपा दीजिए, हाँ ठीक है कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, अपना कुछ कर रहे हो। मैं जब भी किसी ठेले वाले से मिलता हूँ, रिमोट एरिया में कोई बच्चा दूध की सप्लाई कर रहा होता है, उससे मिलता हूँ, किसी से मिलता हूँ, खूब देर बात करता हूँ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, कैसे कर रहे हो, मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताओ। ऐसा करते हुए हमने लगभग 3200 एंटरप्राइजेज को सपोर्ट किया है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग पार्ट बताना चाहूँगा मैम कि हमने 1 ट्रिलियन का ट्राइबल इकोनॉमी का एक प्रोजेक्ट सेल्फ मोटिवेटेडली हमने रखा। 3200 एंटरप्राइजेज को हमने छोटे छोटे एसएमईज और जो माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमने बनाने पर काम किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है कि कम से कम इस तरह से जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल हैं वो। दूसरा जो यूथ हैं, बच्चे हैं, मेरी बेटी है वरोनिका, उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया और बोला कि मेरे को बड़ी है? 8 साल का हो गई है। हाँ। तो उसने अपना चैनल शुरू किया, तो मैंने बोला कि, और उसने बोला कि मैं कवाई आर्ट और समथिंग कुछ बनाती हूँ, तो वो क्ले आर्ट पे काम करती है। सो मैंने उसे बताया कि आप अपना ऐप बना सकते हो, ये कर सकते हो, और इस पे तो उन्होंने कहा डैनी मेरे को बना के दो, तो मैंने उनको बना के दिया। आज वो अपना ई कॉमर्स और यूट्यूब चैनल चला रही है और धीरे धीरे अपना ई कॉम लॉन्च करने पर काम कर रही है। वो 8 साल की है। हमको अर्ली स्टेज पर डिपेंडेंट होना बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हम माँ बाप जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे बच्चों के। मिडिल क्लास माँ बाप हों, इवन रिच पेरेंट्स हों, हम लोग बताते हैं कि हम बच्चे को बंदर के बच्चे की तरह छाती से चिपका के रखते हैं। मतलब आप उसको घूमने दीजिए, आप उसको सीखने दीजिए, उसको थोड़ा हताश निराश भी होने दीजिए। होता क्या है, बच्चे देखिए आईआईटी की पढ़ाई करने वाले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्टेशंस का बोझ उन पर इतना लाद दिया है। मेरे को 15 साल लगे, 20 साल लगे मेरे पेरेंट को कन्विंस करने में कि मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा। पर 20 साल मेरे पेरेंट या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स को मेरे से बात करने में शर्म आती थी। ये 20 साल कैसे निकले होंगे आप सोच सकते हैं। पैसा खत्म हो गया, कंपनी खराब हो गई, एक बिजनेस में लॉस लग गया, कोई भी मदद को नहीं आया। पहला तो ये है। दूसरा, मैंने कहा ना सेलिब्रेशन। तीसरा, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए रास्ता तैयार करें, वरना होगा नहीं। आज आप कितना भी हम बात करें, जब तक माइंडसेट बदलेगा नहीं मैम तब तक चेंज आएगा नहीं। तो सोसाइटी से तो सिर्फ इतना सा, सिर्फ माइंडसेट। हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योर को कुछ भी नहीं चाहिए, वो कर लेगा अपना, उसमें वो जिजीविशा है, उसमें वो हसल है कि वो अपना धक्के खाक होके कर लेगा। मैं रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ, बस स्टैंड पे भी रुका हूँ। मेरे पास मतलब मेरे पास इंक्यूबेशन के पैसे नहीं थे, तो मैंने फ़ोन किया कि सर मेरा आप किस्तों में कर दीजिए, इंक्यूबेशन का पैसा नहीं है मेरे पास में। मैंने ये भी देखा है, जॉब में एब्सेंट हो गया, जॉब चले गए, काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब पीएचडी जेआरएफ और ये सब छोड़ दिया। तो मैंने इसलिए नहीं कहा कि आपको मेरे को बड़ा कोई तमगा दे दें, अवार्ड दे दें, बस ये कि मैं मेरी जिंदगी मेरे सपने से जीना चाह रहा हूँ। हर कोई फिल्म स्टार नहीं बनना चाहता, हर कोई रॉकिंग स्टार नहीं बनना चाहता, वो कुछ करना चाह रहा है कि भाई ठीक है, कोई अच्छा टीचर बनना चाह रहा है, कोई अच्छा स्कूल खोलना चाह रहा है, कोई अच्छी ऐप बनाना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, उसको करने दीजिए। हम सपनों को पैदा होने से पहले मारना सीख जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे दोनों बच्चों के नाम मैंने टैटू करा रखे हैं। जब भी जिंदगी में लगता है कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, क्या करना चाहता हूँ, मैं ये 2 नाम याद रखता हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को कैसा फ्यूचर देना है। मेरे बच्चे के लिए मैंने आज से बोला है कि मैं आपको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाऊंगा। 20 साल बाद ये ब्रांड कितना बड़ा होगा आप सोचिए, उम्मीद करिए। ये उसका अपना ब्रांड होगा, ये उसका अपना सपना है, मेरा सपना नहीं है। मैंने उसको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एस्ट्रोनॉट बनने नहीं बोला। उसने जो बोला वो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको नर्चर होने दीजिए। तो यही मेरा गुंजाइश है। सबसे बड़ी बात, रिक्वेस्ट जो है ना मैम, मेरा यही है कि पेरेंट्स को सीखना चाहिए। हम हिंदुस्तान में हमारा माइंडसेट ही खराब है, बहुत गलत है। मतलब मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत खराब है। आप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं रिवर्स पेरेंटिंग के बारे में पूछता हूँ। पेरेंट्स को खुद के भी पास देखना चाहिए ना कि उन्होंने अपने जीवन में क्या अचीवमेंट किया। अगर आपने वास्तव में एंटरप्रेन्योर थे तो आप एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोकेंगे। आप ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, आप बात करिए, पर आपने पैदा पैंथर किया और आप उम्मीद करें कि वो पंख लगा के उड़े बाज की तरह, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। सो दैट इज द थिंग कि ये एक मात्र जो है रिक्वेस्ट है माइंडसेट में। बाकी तो स्टार्टअप फाउंडर कर लेंगे, वो उनका जुगाड़, उनका कल्चर, उनका माइंडसेट अलग है, वो नहीं समझ सकते। मैडम, भैंस का दूध बेचने वाला, गाय गोबर में रहने वाला लड़का अरबों की वैल्यूएशन बना के बैठा हुआ है और कई खरबों की कंपनी बनाने के सपने देख रहा है।
बिल्कुल अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। कम से कम हम उस स्पिरिट को ही सैल्यूट करना सीख लें। कोई नहीं बोलता मैम, आज आपने बुलाया, आज आपने मौका दिया, आप सोचिए, मेरे लिए बड़ी बात है। मतलब मैं चाहता हूं कि लोग भी उस चीज को देखें, सेलिब्रेट करें, इतना बहुत है। IIT, IIM, आईवी लीग, ये वो सब, वो उनका वो पैदाइशी हुए हैं। हमने क्या किया है, एकेडमिक्स में भी कास्ट बना दिए हैं, वर्ण बना दिए हैं। ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है, तो सब कुछ सही है। वो कुछ भी करे सब सही है। वो चाय बना लेगा, सर देखिए, वो भैंस गाय का कर लेगा, अरे देखिए। एक ट्राइबल बच्चा उसके फैमिली के बिजनेस को लेकर एक बढ़िया सिस्टमेटिक इंटरवेंशन करके बैठा हुआ है, उसको कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लैमर नहीं है, उसमें स्टोरी के पीछे हर चीज में ग्लैमर नहीं होता, ये चीजें। लेकिन कम से कम एप्रिशिएशन हम लोग दें, ये मेरा रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वेस्ट है। जो भी मतलब लोग हैं, रियल स्टोरी हिंदुस्तान के गांव देहात में एक से एक लोग भरे हुए हैं। हम तो शेखावटी, और हमारे तो राजस्थान का इतिहास, एक लोटा लेके बिरला जी निकले उन्होंने। हम तो उस इंडस्ट्री से आते हैं। हमारे वेंचर कैपिटल का इतिहास आज का नहीं। लोग पैसे देते थे, ऊंटों पे लोग 100, 300, 400, 500 साल पहले बिजनेस करने जाते थे, मसाला भरा वहां लेकर गए। हमारी इकोनॉमी हमारे फेवर में थी मसाला बेच के। हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी आज की बात नहीं है। रोमन एम्पायर हमारे पीछे कहते हैं कि मतलब कंगाल हो गया, स्पाइस और मलमल और ये सब चीजें। आज हम सब, वो तो बेसिक चीजें थी, तब तो कोई आईटी और वो उस तरह का नहीं था, आईवी लीग नहीं थी। सबसे बड़ी बात, नो डाउट दे आर द बिलोंग्स टू ए बेस्ट इंस्टीट्यूशन, पर हमें रूलर की स्टोरीज को भी सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल।